हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पार्ट बी सेक्शन 4 ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स इसके सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड यानी केस स्टडी क्वेश्चंस जिसमें शामिल होते हैं और पार्ट बी सेक्शन थर्ड यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हमने इतना तो कर लिया है ऑलरेडी। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने इवनिंग शिफ्ट के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का भी सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। इन सभी वीडियोस के लिंक और दूसरी वीडियोस के लिंक भी यानी केस स्टडी का प्लेलिस्ट हो गया, रिवीजन टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट हो गया, है ना। तो ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पार्ट बी सेक्शन 4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला हुआ है पढ़ लेते हैं। हमें एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। हमें बोला हुआ है कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दे दी है। इज एफ 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे पूछा हुआ है कि क्या फंक्शन एफ 1 1 एंड ऑन टू होगा, अपना आंसर जस्टिफाई करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है ना उसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, न्यूमरेटर में ना -1 + 1 कर दूंगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में x - 3 + 1। देखो ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? एक बार ध्यान से देखिए, मैंने बोला न्यूमरेटर में -1 + 1 कर दो। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर एलसीएम ब्रेक करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 1 + 1 ओवर x - 3। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर फंक्शन के 1 1 नेचर को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो एलिमेंट x1 एंड x2 लेंगे जो कि फंक्शन के डोमेन में से आएंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी विल एज्यूम कि फंक्शन f का वैल्यू एट x1 विल बी सेम एज f ऑफ x2। ठीक है, सो दैट मीन्स 1 + 1 ओवर x1 - 3 इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर x2 - 3। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ ये 1 कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों। ये वाला जो 1 है दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसका ना रेसिप्रोकल हम लोग लेने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे सो वी विल हैव x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 3। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ से जैसा कि आप देख रहे हैं -3 भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फिर हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यानी इनपुट्स भी सेम है अगर आउटपुट सेम है तो। ठीक है, तो बस यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगा कि फंक्शन f क्या हो जाएगा बच्चों, तो फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब चलते हैं जरा ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल एज्यूम कि लेट y बिलोंग्स टू द कोडोमेन मींस सेट b, यानी जहां पर रियल नंबर होंगे एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्दर हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है बच्चों। ठीक है, यानी x - 2 अपॉन x - 3। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे, यानी यहाँ पर अब हम एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे दैट इज x - 2 अपॉन x - 3। या तो यही वैल्यू रखो या फिर जो आपने सिंप्लीफाई किया था उसे रख लो। तो ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा जिसे हमने सिंप्लीफाई किया था, जैसा कि आप यहाँ पर बॉटम में देख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करके लिखी थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 3। आप इसका ना रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, तो x - 3। ठीक है, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -3 को हम इस साइड ले आएंगे, तो 1 अपॉन y - 1 + 3, आप एलसीएम ले लो तो ये बनेगा 3y - 3। ठीक है, और ऊपर +1 पहले से ही है अपॉन y - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, सो दिस विल बी x इक्वल्स 3y - 2 अपॉन y - 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि y की वैल्यू तो 1 होगी नहीं। इनफैक्ट हमने पहले भी देखा था कि y आपके सेट B से बिलोंग कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एज्यूम किया था। और सेट B का मतलब ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, तो बच्चों y की वैल्यू अगर 1 नहीं होगी तो x की वैल्यू 3 भी नहीं होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो लेट अस डिक्लेयर हियर, हम बोलेंगे कि अगर y बिलोंग करेगा सेट B से
तो फिर x भी बिलोंग करेगा सेट A से। बात समझ आ रही है? ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से कि आपके फंक्शन का रेंज एंड कोडोमेन क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, एंड हेंस वी कैन डिक्लेयर दैट द फंक्शन f इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही बोला हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये बताइए, आप इसे सिंपल मेथड से करेंगे, छोटे मेथड से करेंगे या लेंदी मेथड से करेंगे? अब छोटे मेथड के वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको लेंदी मेथड से ही कराता हूं जैसा एनसीईआरटी में है। तो इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को ना y इक्वल्स u प्लस v लिखेंगे, जिसमें इस फंक्शन को जो पहले वाला है उसे तो आप u मान लो, ठीक है, और दूसरे वाले को आप v मान लो, और इस तरीके से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि y इक्वल टू u प्लस v है ना, तो इसमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, बाद में इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। तो u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है x की पावर cos x। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग log लेंगे बच्चों। जैसे ही हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर cos x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से cos x आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं आती है बच्चों, तो प्री कैलकुलस का प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उस प्लेलिस्ट में आप लोग लॉगरिथम के फॉर्मूलेस चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो log u का 1 अपॉन u du अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर cos x बाहर, log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर और cos x का माइनस साइन x। कौन सा रूल लगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो u इधर आ जाएगा RHS में, और u की वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो x की पावर cos x, ब्रैकेट में आपका आएगा cos x इंटू 1 यानी cos x ही रहेगा, अपॉन में x माइनस साइन x इंटू log ऑफ x। ठीक है, ये du अपॉन dx की वैल्यू आई है, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अभी वेट करो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बच्चों, अब हमारे पास v की वैल्यू भी गिवन है, उसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या है, सो v है cos x रेज टू द पावर sin x। ठीक है, यहां पर भी हम लोग log ले लेंगे, तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू log cos x रेज टू द पावर sin x। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये क्या बन जाएगा आपके लिए, log v इज इक्वल टू sin x इंटू log ऑफ cos x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं यहां पर भी, तो 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx, sin x बाहर, ठीक है, log cos x का करोगे आप डेरिवेटिव तो 1 अपॉन cos x, और फिर cos x का करोगे तो माइनस sin x। ठीक है, ये आपका चेन रूल भी चलेगा ना यहाँ पर log cos x के डेरिवेटिव में, प्लस अब यहाँ पर log cos x को बाहर रखेंगे, sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो cos x आ जाएगा, और ये इंटू में log cos x। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है सभी को? तो यहां से क्योंकि हमें dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहां से आप v को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू v जाएगा, तो v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी cos x की पावर sin x। ठीक है, और ब्रैकेट में अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बनने वाला है, तो मैं पॉजिटिव टर्म को आगे लिख लूंगा, यानी cos x इंटू log cos x को आगे लिखा, यहाँ पर ये नेगेटिव है आपको दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस को बाहर करो, ये sin x और ये इंटू में 10x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा sin x इंटू 10x। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने dv अपॉन dx की वैल्यू भी निकाल ली है। तो अब हम चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट में du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू को पुट करने। ठीक है, तो चलते हैं, जरा यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आप टॉप में देख रहे होंगे, सबसे पहले हम du अपॉन dx डालेंगे, फिर dv अपॉन dx डालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो जी, तो सबसे पहले आपका du अपॉन dx क्या रहा, तो x की पावर cos x, ठीक है, और ये ब्रैकेट में cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log ऑफ x। क्लियर है बच्चों?
ठीक है, प्लस अब आपके dv अपॉन dx की वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो वो क्या है आपके लिए, सो दैट इज cos x टू द पावर sin x, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में cos x log cos x, ठीक है, और फिर क्या है माइनस sin x इंटू tan x, ठीक है, माइनस sin x इंटू tan x, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये आपके इससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अगर ये सॉल्यूशन आपको लंबा लग रहा है ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन का एक छोटा मेथड भी होगा, उसके लिए मैं आपको एक सैंपल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, ठीक है, आप उसको चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है इनफैक्ट, तो ऊपर वाले में प्रूव करना है कि जो फंक्शन f दिया हुआ है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम क्या करो आप लोग, यहाँ पर fx को ना रीडिफाइन कर लो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। तो जब रीडिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो देखो हमें मिलेगा fx इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1 दैट इज 1 माइनस x। मेरी बात समझ आई सभी को, है ना, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन यूज करते हुए हमने ये काम कर लिया। यहाँ पर एक काम और करो आप लोग, f ऑफ 1 लिख लो। तो f ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मिल रही है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, कहाँ पर, तो 1 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपके लिए, हमें निकालना है 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान रखना। तो ये बनेगा आपका fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 से जस्ट छोटी होगी तो fx क्या होगा, तो fx आपका डेफिनेशन में आप चेक कर सकते हैं क्या बनने वाला है बच्चों, इट इज 1 माइनस x, ठीक है। और f ऑफ 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका x माइनस 1, तो यहाँ पर फर्दर क्या बन जाएगा आपके लिए, लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर -1 दे देगा। ध्यान से देखो, ये 0 तो हट जाएगा यहाँ से, है ना, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स और नीचे बचेगा x माइनस 1, तो वो सिंप्लीफाई होकर आपको क्या देगा, -1 ही देगा। अब अगर यहाँ पर लिमिट आप चेंज करें या ना करें, एक्चुअली आपको फंक्शन सिर्फ कांस्टेंट मिल गया है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर -1 आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर लिमिट चेंज शो नहीं किए हैं कि पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, उसकी जरूरत ही नहीं है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं जरा हम यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल के देख लेते हैं एट द पॉइंट 1, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये 1 पे निकालना है तो 1 प्लस, बाकी ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम तरीके से जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी तो फंक्शन क्या है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है, f ऑफ 1 तो 0 है ही, डिनोमिनेटर में आपका x माइनस 1 ऑलरेडी है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा, एक बार चेक करो ध्यान से, ठीक है, 1 बच रहा है। तो अब 1 पे अगर आप कोई भी लिमिट लगाएंगे ना, कांस्टेंट है ये, तो इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 1। सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1। बस यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके अल्टरनेटिव को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि x इक्वल्स a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए जरा एक बार मैं डाटा लिख लेता हूं अगले पेज पे। अब यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे इसका t के रेस्पेक्ट में सबसे पहले। तो जब t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा dx बाय dt, ठीक है। ये a बाहर कांस्टेंट है, यहाँ ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं, तो cos t का sin t हो जाएगा, एंगल t का t के रेस्पेक्ट में 1 आएगा बच्चों, ठीक है। इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, तो t बाहर sin t का cos t, ठीक है, फिर sin t बाहर और t का 1 हो जाएगा। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग तो यहाँ ब्रैकेट में देखो ये चीजें कैंसिल हो रही होंगी, ठीक है। सो यू विल बी लेफ्ट ओनली विद a t इंटू cos t, ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं जरा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt यानी a बाहर sin t के लिए हो जाएगा cos t, ठीक है, माइनस, ठीक है, t बाहर और cos t का माइनस sin t, ठीक है, ओके। फिर माइनस cos t और t के लिए आपका 1 हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट,
कैसे हुआ? एक्चुअली हमने क्या किया ना, हमने सिर्फ t cos t का सिर्फ इसका हमने डेरिवेटिव किया, तो वो क्या आएगा t इंटू माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस cos t और t का 1 आ जाएगा। अब अगर इसके आगे नेगेटिव लगा होगा तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? ऊपर वाले से मैच करके देख लो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलें आगे। तो बच्चों अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, एक बार देखो ध्यान से, cos t कट रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, सो वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली a, और ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो a t इंटू साइन टी, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी dy अपॉन dt इंटू dt ओवर dx, ठीक है। तो यहां पर dy अपॉन dt मीन्स at sin t, ओके, इंटू 1 ओवर at cos t, ठीक है बच्चों। अब यहां पर भी कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी, ध्यान से देखिए, at कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, ऊपर sin t और नीचे cos t, मतलब टेंजेंट ऑफ t, ठीक है बच्चों। तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, तो अब यहां से डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन वो करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देना, यहां पर एक मिस्टेक भी कर देते हैं कई बार बच्चे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, जब ये हम LHS में अप्लाई करेंगे तो ये तो बड़े आराम से बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, बात समझ आई। लेकिन RHS में क्या होगा, ध्यान से देखना, तो हमें डेरिवेटिव करना है बेटा इसका टेंजेंट t का, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका, सो टेन t का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर t, और क्योंकि अब तुम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो dt बाई dx आएगा। अगर यही आपने t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया होता ना, तो d बाई dt ऑफ t लिखते तो वो 1 हो जाता, समझे, लेकिन यहाँ 1 नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने ऊपर dx बाय dt की वैल्यू निकाली हुई है ना, तो वहीं से हम लोग dt बाय dx की वैल्यू निकाल लेंगे, सो दैट इज 1 ओवर a t इंटू cos t, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सो इट विल बी सीकेंट क्यूब t, है ना, अपॉन a t, ये cos t ऊपर जाएगा ना, तो वो सीकेंट t बनेगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर t पहले से ही विराजमान है, तो बन गया ना सीकेंट क्यूब, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व का टेंजेंट निकालना है, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब पहले तो एक काम करो आप लोग, इस लाइन का ना स्लोप निकाल लो। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी लाइन अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, इसका स्लोप अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला, तो इसका इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम लोग अपने इस लाइन का ना स्लोप लिख लेंगे। तो स्लोप क्या आने वाला है इस लाइन का, तो स्लोप आएगा 4 अपॉन माइनस 2 और एक नेगेटिव फ्री में लगाएंगे, सो दैट विल बी 4 अपॉन 2 ओनली, मींस 2 आ जाएगा स्लोप, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान हो तो पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। अब टेंजेंट भी एक लाइन ही है और ये गिवन लाइन तो आपको दिख ही रही है, ठीक है, तो गिवन लाइन का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का स्लोप भी यही आएगा, मींस दैट विल बी सेम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ आ रही है सभी को। अब इसका रीजन तो मैं दे चुका हूं, रीजन क्या है, रीजन ये है कि पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो ये तो काम हमने क्वेश्चन में गिवन डाटा का यूज करके कर लिया। अब क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए इस कर्व के लिए, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ गिवन नहीं है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल एज्यूम कि लेट there is a point P, suppose alpha comma beta, so this is the point of contact। तो point of contact पे ही आप लोग अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों। तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाले का 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट वाला सेम, और 3x माइनस 2 का भी करेंगे चेन रूल से, तो 3 आ जाएगा, x का 1 माइनस 2 का 0, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव में जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका 3/2 अंडर रूट में 3 x की जगह अल्फा माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, विच विल बी इक्वल टू 2, है ना। कैसे, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर पहले से ही निकाला हुआ है। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा 9 अपॉन 16, राइट, और इक्वल्स हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2, तो प्लस 2 इधर कर दो, नाउ दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा
एक बार एलसीएम ले लेते हैं तो 3 अल्फा क्या बनेगा आपका 16 टू 32 प्लस 9 यानी 41 अपॉन 16। तो यहाँ से अल्फा आपको मिलेगा 41 अपॉन 48। ठीक है, अल्फा मिल गया तो अब हमें बीटा भी मिलेगा। तो बीटा कैसे मिलेगा कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कॉमा बीटा है ना वो आपके कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हमें एक इक्वेशन ये भी मिलेगी, बीटा इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा माइनस 2। बात समझ आ रही है सभी को बच्चों? ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको बीटा क्या मिलने वाला है। सो बीटा विल बी अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स अल्फा, दैट इज 41 अपॉन 16 माइनस 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा आपका 9 अपॉन 16 ओवर द रूट, सो दैट इज 3/4। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला आपको? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिला अल्फा कोमा बीटा, मींस 41 अपॉन 48 कोमा 3 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1। ठीक है, सो y1 क्या है 3/4 इक्वल्स स्लोप, स्लोप क्या है तो 2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर छोड़ दो या फिर आगे भी सिंप्लीफाई करोगे, आगे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 41 अपॉन 24। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, 2 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 24 से ना मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, दैट विल बी 24y। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 6 यानी माइनस 18। तो माइनस 18 को मैं साइड में लिख के रखता हूँ। नाउ दैट इज इक्वल टू, ठीक है, और ये बनेगा आपका माइनस 41। ठीक है, तो माइनस 41 और ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो 18 माइनस 41 ये करना है आपको। तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा माइनस 23। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो क्वेश्चन 33 इंटीग्रेशन के ऊपर हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई सा भी एक आपने सॉल्व किया होगा। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऊपर वाले में ना आप सबसे पहला काम क्या करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना आप एज्यूम कर लो टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा आपको 2x dx विल बी इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा dt अपॉन, ये तो t आपने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए आपको दोनों तरफ इस अजम्पशन में दोनों तरफ प्लस 3 करना पड़ेगा बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका t प्लस 3। अब यहां से आपके पास दो रास्ते खुलते हैं, आप इस t को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा t स्क्वायर प्लस 3t। अब इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बना के अपना काम करो, या तो ऐसे करो या फिर दूसरा रास्ता अप्लाई करो। अब दूसरा रास्ता क्या है बच्चों, तो दूसरा रास्ता है पार्शियल फ्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करके अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं आपको उससे बचने का तरीका भी बता चुका हूं। इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने डायरेक्टली लिखा है बेटा। इसका एलसीएम लेकर देखो आप लोग एक बार, ऊपर बनेगा t प्लस 3 माइनस t, है ना, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ, तो ऊपर बचेगा 3, तो यहाँ पर बाहर 1/3 लगा दो। अब अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो जो भी इंटीग्रैंड है वो पिछले वाले स्टेप के जैसा ही बन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है जल्दी करने के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू करते हैं बच्चों, तो 1/t के लिए आपका हो जाएगा ln ऑफ t। ठीक है, माइनस दिस इज ln ऑफ t प्लस 3। ठीक है बच्चों, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e को हम ln ऑफ x लिख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर log ऑफ t ना लिखकर मैंने ln ऑफ t लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये बन जाएगा ln ऑफ t अपॉन t प्लस 3। तो t क्या था आपका, तो t वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा इसके अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं, इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो अल्टरनेटिव में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि न्यूमरेटर में तो आपको एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है यानी x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आपके लिए क्वाड्रेटिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर बना लेंगे, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है उसको निकाल के रख लो साइड में, और इस डेरिवेटिव को हमें अब न्यूमरेटर में बनाना है कुछ भी करके बच्चों। ठीक है, तो यानी यहाँ पर x दिख रहा है आपको, लेकिन हमें तो 4x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर, तो ये बनेगा 4x प्लस 8। ठीक है, लेकिन 8 को मैं लिखूंगा ऐसे करके, कोई प्रॉब्लम किसी को?
एक बार चेक करो, डिनोमिनेटर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम एडजस्टमेंट करना बोलते थे। अगर आपने प्लेलिस्ट हमारे चेक किए होंगे बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तो आपको ध्यान होगा, और नहीं चेक किया है तो चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम ब्रेक कर देंगे, तो ये बनेगा 4x + 6 अपॉन डिनोमिनेटर वाला सेम ऐसे, ठीक है, और इंटीग्रल भी ब्रेक करते चलो साथ साथ, +2/4 मीन्स 1/2 आ जाएगा, ऊपर आपका dx और नीचे वाला सेम यानी 2x² + 6x + 5, ठीक है बच्चों। अब इस पहले वाले को देखो, इसका काम तो हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में ना आपका एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि f' ओवर fx है ना। अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या बनेगा आपका ln ऑफ द डिनोमिनेटर वाला फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो इसका तो मैं यूज कर लूंगा पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो चलिए जरा अगले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 ln ऑफ 2x² + 6x + 5, ठीक है, प्लस 1/2 और ये क्या है आपका dx अपॉन 2x² + 6x + 5, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। यहां पर इसमें से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक है, और ये बचेगा आपका dx अपॉन x² + 3x + 5/2, ठीक है। एक्चुअली 2 कॉमन लेना पड़ा ना क्योंकि यहाँ हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये बनेगा 1/4 dx अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा आपका प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो पिछले स्टेप में जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वही आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे लिए बन गया, तो द फॉर्मूला इज dx ओवर a² + x², सो दैट इज 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो a का मतलब 1/2 हो गया, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, और x का मतलब क्या हो जाएगा x + 3/2। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो चलिए अपना काम करते हैं, तो 1/4 इंटू 1/a यानी 1/1/2, तो ये 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x + 3/2 ऐसे, और पूरे के नीचे आपका 1/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, लेकिन एक्चुअली मैं डायरेक्टली अपने इंटीग्रेशन में चलना चाहता हूं, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 लॉगरिथम ऑफ 2x² + 6x + 5, ठीक है, प्लस 2/4 यानी 1/2 tan इनवर्स, यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बोल रहा था, देखो इसमें जिसमें ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो ये बन जाएगा आपका 2x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर हमें एरिया निकालना है विच इज एनक्लोज्ड बाय दिस एलिप्स। तो आपके एलिप्स को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं बच्चों, तो ये बनेगा आपका x² / 9 + y² / 4 = 1। क्या किया मैंने, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से आपका एलिप्स आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका एलिप्स बन जाएगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन आपका जहां पर है वहीं पर है, ठीक है। तो हमें इस पूरे एलिप्स का ना एरिया निकालना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका 3 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो जाएगा, ये -3 और ये आपका -2। तो हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि आपका जो कर्व है ना, यानी जो गिवन एलिप्स है, सो दिस इज एक्चुअली सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, है ना, x एंड y दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं। इसलिए जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो बेसिकली हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, यानी ये वाला एरिया निकालेंगे और इसका 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 4 टाइम्स 0 से 3, यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग एलिप्स में से अभी ऑब्टेन करने वाले हैं। तो ये बनेगा 0 से 3, सो दैट इज एक्चुअली 36 - 4x², ठीक है, अंडर रूट में, और ये 1/3 भी आएगा। देखो यहां से
यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली है। तो सबसे पहले आप लिखो 36 माइनस 4x², वो बनेगा 9y²। ठीक है, अब स्क्वायर को हटाओगे तो 3y की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 36 माइनस 4x², तो 3y में से y निकाल लो 1/3। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले तो 1/3 को बाहर करो तो ये 4/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि अंडर रूट में से ना 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो जैसे ही 4 कॉमन लोगे ना अंडर रूट में से, तो बाहर आएगा 2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर आगे लगा लेते हैं 2, और ये बनेगा अंडर रूट में से हमने क्योंकि 4 कॉमन लिया है तो ये 9 बचेगा, और ये माइनस x²। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, और ये dx तो आपका है ही पहले से है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये बनेगा आपका 8/3। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, सो दैट इज x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² प्लस 9/2। ठीक है, इनटू में साइन इनवर्स x/3। ठीक है बच्चों, इस पे अपना लिमिट लगाएंगे हम लोग। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपर लिमिट डालेंगे ना, बाहर ये 8/3 तो है ही, जैसे ही आप लोग अपर लिमिट डालेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9/2 पहले से है, साइन इनवर्स 1 आएगा, दैट इज π/2। ये तो अपर लिमिट का काम हुआ। माइनस लोअर लिमिट आप जब करेंगे तो यहाँ 0/2 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। इसमें करोगे तो साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट से हमें यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको टॉप में लेके चलता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आ जाओ। तो आपका एरिया अब यहाँ से क्या बनने वाला है, फाइनली सिंप्लीफाई हम करेंगे तो बाहर आपका 8/3 पहले से ही प्रेजेंट है, और करली ब्रैकेट में से क्या बाहर निकला, सो 9π/4। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 यानी ऊपर 2 बचेगा, और ये 3 से 9 कैंसल आउट होगा, यानी क्या बचेगा, 3π। बात समझ आ रही है? तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 6π² यूनिट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आप लोग इसमें ना x से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा आपका dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस टेंजेंट ऑफ y/x। अब y/x एंगल में दिख रहा था हमको ऑलरेडी, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो वहीं से हमको आइडिया लग जाना चाहिए था कि ये होमोजेनियस है। तो यहाँ से हम y को vx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ से फिर हम dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये हमने ऐसे किया। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, तो v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y/x मीन्स v माइनस टेंजेंट ऑफ v। अब दोनों तरफ से ये v तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जो बचेगा वहां पर आप वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे, मतलब dv/10v ऐसे लिखो, और dx/x। ठीक है, और ये माइनस को मत भूलना। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी कोटेंजेंट v dv, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर dx/x। ठीक है बच्चों, तो कोटेंजेंट v का क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉडुलस साइन v, और ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस log ऑफ mod x, प्लस कांस्टेंट को भी आप लॉगरिथम की फॉर्म में ही लिखो, क्योंकि सारी चीजें लॉगरिथम में ही आई हुई हैं। ठीक है, अब आगे इसका मतलब हो जाएगा log ऑफ साइन v, v का मतलब क्या है, तो y/x आ जाएगा, एंड दिस विल बी एक्चुअली log ऑफ c/x। हमने सिंप्लीफाई कर लिया लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगा के। तो बस अगले स्टेप में ये आपका क्या बन जाएगा, साइन ऑफ y/x इज इक्वल टू c/x। या तो यही छोड़ दो, या फिर साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करके आपको मिल जाएगा y/x का वैल्यू, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ c/x। तो ये फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट बी के सेक्शन 4 का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके अगले लेक्चर्स में हम लोग पार्ट बी के सेक्शन 5 का सॉल्यूशन कर लेंगे, और बस इसी के साथ हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बच्चों आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है ना, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।